हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये फिज़िक्स का फाउंडेशन है आपका, और आपको ये 22 को कंडक्ट किया गया था, और आप सभी लोगों ने इसका पेपर भी दे दिया है। तो अब मैंने किसी एक बच्चे का पेपर लिया है, मैं उसी के थ्रू आपको डिस्कस करूंगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। वन बाय वन करके हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ बच्चे ने मिस्टेक की होगी वहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगा कि आप लोग को मिस्टेक वहाँ पर नहीं करना, ठीक है। देखिएगा, ये आपका है, कब का है ये देखिए, ये 22 और 2/24 को पेपर कंडक्ट किया गया था, ठीक है ना। तो आप देखो, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द, ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ आपने क्या लिख दिया है, 5 डायोप्टर। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्ट करोगे तो फिर क्या है, आप भले एक नंबर का कैसे, लेकिन क्वेश्चन है तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से फार्मूले से दिखाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो पावर होता है P=1 क्या होता है, F होता है, और F किस में होना चाहिए, F इन मीटर में होना चाहिए, तभी इसका क्या आएगा, डायोप्टर इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब F कितना दिया आपको है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 0 पॉइंट क्या आएगा, 2 मीटर आ जाएगा, क्यों बच्चा जी, है ना। अब यहाँ लिखोगे पावर इज इक्वल टू वॉट, 1/0.2 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ करोगे आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा, नीचे आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 10 कटेगा, आपका आएगा 5 डायोप्टर। अब ये आपका एक नंबर क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। आप ऐसे आंसर लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, याद रखना आप लोग, है ना। ट्रू एंड फॉल्स वाली बात है तो बात में ट्रू और फॉल्स आप कर देते हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन के लिए वो पूछ दिया है तो एक नंबर में भी आपको इतना करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको आंसर समझ में आएगा। आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसने लिखा है रिमेन्स अनचेंज, ये बात सही है। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होती है, वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, उस वायर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, ठीक है ना। इसलिए रिमेन्स क्या होगा, ये अनचेंज होगा। अगला आपका आएगा स्टेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट इट इज़ द, जो आप वेलोसिटी लिखते हो ना यहाँ आप लिखोगे एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी विद द विच द इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, ठीक है, भी ठीक है आपका। अच्छा, रिवर्स बायसिंग बच्चे ने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस द जंक्शन रेजिस्टेंस बिकम हाई। देखो आपने ये भी आपको प्रॉपर आपको लिखना पहले क्या है, रिवर्स बायसिंग में आपको लिखना होगा कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा, यहाँ पर बना भी दिखा देना होगा डायग्राम के, है ना। पी टाइप एक नंबर क्वेश्चन है, तो आपको लिखना होगा कि जैसे आप बनाते हो पीएन जंक्शन डायोड बनाते हो ना आप, ये आपका क्या है, ऐसे, ये आपका पी टाइप है, और ये आपका पी टाइप किससे कनेक्ट होगा, निगेटिव से, और पॉजिटिव से कौन कनेक्ट होगा, तुम्हारा एन टाइप कंडक्टर, ठीक है बेटा जी। तो पॉजिटिव पी किससे कनेक्ट है, निगेटिव से, और एन किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। तो ये बायसिंग क्या कहलाएगी, रिवर्स बायसिंग। तो इस बात को आपको डायग्राम बना के पॉइंट आउट करना ही होगा, ठीक है। डायग्राम बनाओ और लिख दो कि पी किससे कनेक्ट हो, निगेटिव से, और एन किससे कनेक्ट हो, पॉजिटिव से। तो बायसिंग कैसी कहलाएगी, डायोड की बायसिंग रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। इसके बाद ये लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो लिखा है आपने सही लिखा है, एक नंबर में लिखना था, बट ये डायग्राम नहीं बनाओगे, मेन पॉइंट आप छोड़ दोगे, ठीक है बेटा जी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। वैसे आपने जो लिखा है वो सही है, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सही लिखा है बेटा, नो प्रॉब्लम। कंडक्टेंस की बात अगर कर रहा है बच्चे, ठीक है, बच्चे ने कहा लिखा है कि ये भी ठीक लिखा है कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है ना। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यूनिट भी इसने सही लिखी है। या आप बोल सकते हो कि कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रही है। फिर आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब आपका जैसे मान लो ये हो गया आपका कि देखो ठीक है, व्हाट इज द, क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा हाँ, ये देखिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज।
अगर आपका चार्ज कैसा है, स्टेशनरी है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा इसने है। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज पर, स्टेशनरी चार्ज पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती है। तो ये ठीक है बच्चे ने लिखा। आइसोटोप्स के बारे में बच्चे ठीक है लिखा है ना। इसके बाद क्या है, यहाँ आ गया तुम्हारा डिफाइन द पावर। क्या है आपका, देखिए, डिफाइन द पावर एंड वाटलेस करंट। देखिए बेटा जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पावर है यहाँ पर आएगा पावर फैक्टर, तभी आपका डेफिनेशन सही होगी। पावर सिर्फ पूछा है तो आप फोर्स अपॉन एरिया से डिफाइन करोगे आप। यहाँ पर फैक्टर लिखना यहाँ भूल गए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पावर फैक्टर। तो आपने ठीक लिखा है कि डिफाइन द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर एंड वर्चुअल पावर, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है ना, कॉस फाई से उसे रिप्रेजेंट करते, तो ये पावर फैक्टर है, नॉट पावर। वाटलेस करंट व्हेन इंडक्टर कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन द सर्किट द कंजम्पशन ऑफ द, बिल्कुल वेरी गुड, ये भी लिखा है, वाटलेस करंट के बारे में डिफाइन कर दिया। ठीक है बेटा जी। अब क्या है आपका, रेसिस्टिविटी के बारे में है। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। ठीक है ना, बिकॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक लगा बिल्कुल। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, वैलेंस बैंड से निकल कहाँ पहुँच जाते हैं, तुम्हारे कंडक्शन बैंड में। ठीक है ना, जिससे क्या है कि रेसिस्टिविटी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या इन्होंने बताया कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 30। ठीक है, क्या लिखा आपने है, आई इक्वल टू, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, NeAVD, ये दिया है, आई दिया और एन दिया होगा। ठीक है बेटा जी, VD आई अपॉन रखा है, वैल्यू सॉल्व किया, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा जी, बच्चे ने सही किया है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है ना, फार्मूले पे ही रख के वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा जी। अब आ गया आपका व्हाट इज़ द, अच्छा अब अगला क्वेश्चन आपका देखो आ गया बेटा जी, क्या है, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कॉइल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है। इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट। ठीक है, वेरी गुड, फार्मूला भी इसने सही लिखा है, न्यूमेरिकली भी डिफाइन किया। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही, आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से डिफाइन करोगे, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखोगे और आपने इसको डिफाइन कर दिया है। अगला क्या बोला इन्होंने, या डिफाइन द, क्या है, गिव द 4 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट, ठीक है, दूसरी क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर, तीसरी, ठीक है, जो आपने ये चारों प्रॉपर्टीज़ लिखी है। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है कि नहीं बेटा। अब देखो बच्चे ने लिखा क्या है डिस्पर्सिव पावर के बारे में, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड, हाँ, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ, है ना। दिख नहीं रहा क्या लिखा बच्चे ने। ठीक है, अब यहाँ देखो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लिखोगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज द इट्स एबिलिटी टू कॉज द डिस्पर्सन, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा डिस्पर्सन होता है। इट इज़ डिफाइंड एट द एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन। तो डिस्पर्सिव पावर क्या रहता है तुम्हारा, जो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, यानी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब पूछा बेटा आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। थोड़ा साफ लिखना, इट इज़ दैट द करंट विच प्रोड्यूसेस बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आई थिंक मुझे आपको बात, इसको बोलते हैं मैक्सवेल करंट। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल करंट। ये भी लिखना होगा यहाँ पर कि इट इज़ नोन एंड वॉच व्हाट ए मैक्सवेल करंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से आती है। तो यहाँ फार्मूला भी आपको पॉइंट आउट कर देना होगा, कोई स्टेटमेंट आपका 1 नंबर का हो गया। फार्मूला क्या, एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप यहाँ फ्लक्स दिखा दिए dt, और जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, E इंटू ए होगा। तो फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है ना। ये को बाहर किया और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट
करंट। स्टेटमेंट के साथ साथ आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे दोगे तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा जी, इसलिए चाहे जहाँ पर ज़रूरी हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना वहाँ पर ज़रूर दो। ठीक है ना। अब बेटा पूछा है कि डिफ्रैक्शन एक्सप्रेस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इससे काम नहीं चलेगा। याद रखना आप लोग कि आपने बस एक लाइन लिख दिया उसमें आपको नंबर मिलेगा तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर आपको मिल नहीं सकता है। जैसे आपने स्टेटमेंट दिया और साथ में आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है कि क्या है जब किसी ऑब्स्टेकल से क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल आपने लिया और यहाँ से क्या है, जब यहाँ से लाइट पास कराओगे तो लाइट क्या होती है, यहाँ स्क्रीन ले लिया आपने तो लाइट जो है इस ऑब्स्टेकल से पास होगी तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल घूम जाती है ऐसे, है ना, शैडो रीजन में जाएगी इस तरीके से, है ना, क्योंकि वास्तव में यहाँ से लेकर इसके ऊपर क्या कौन सा रीजन है बोला तुम्हारा, शैडो रीजन है ना, और इसके नीचे भी क्या है, शैडो, लाइट का यहाँ पहुँच जाना किस रीजन में, शैडो रीजन पहुँच जाना। तो स्टेटमेंट के साथ साथ आपको डायग्राम बना के भी दिखाना होगा तभी जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखना आप लोग, केवल लिख करके काम पूरा नंबर कट जाएगा। स्टेटमेंट तो सही लिखा आपने, बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है ना, बट आपने डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बन के इसको भी एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसी प्रकार से उसकी लेंथ मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा जी, ये आपका आ गया। अच्छा, कोहेरेंट सोर्सेज में दे यार, देखो क्या लिखा आपने, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सबसे बड़ी बात है आप जब भी कोहेरेंट सोर्स को लिखो तो इसकी सबसे बड़ी कंडीशन, पहली कंडीशन इसकी क्या लिखोगे कि भाई ये देखिए क्या है इसमें जो फेज पर ही इसको डिफाइन करते हैं, है ना, सेम फेज होगा, दोनों वेव का फेज क्या होना चाहिए, सेम फेज में, दूसरा या तो कांस्टेंट, सेम फेज हो या कांस्टेंट, सेम फेज में हो या कांस्टेंट, अगर फेज डिफरेंस भी हो तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये दो, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दो वेव जब आपस में सुपर इम्पोज करती हैं उन दोनों वेव्स का जो फेज है या तो सेम फेज में हो या तो दोनों का जो फेज अगर डिफरेंस भी है तो वो टाइम के साथ वो डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये दोनों कंडीशन देना बहुत ज़रूरी है तभी नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो फेज से रिलेट करो किसको, कोहेरेंट सोर्सेस को, तो उस पर पूरा का पूरा नंबर आपको मिलता है। ठीक है बेटा जी, थोड़ा साफ लिखो क्योंकि दिखेगा नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नंबर नहीं देगा टीचर। बाइंडिंग एनर्जी ठीक है लिखा आपने, ग्राफ ये तो ठीक ही लिख रहे हो तुम लोग, ठीक है, ग्राफ के बारे में लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। तो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, थोड़ा ग्राफ पे ध्यान दो, ये ग्राफ आपका जो है सही नहीं है, ग्राफ में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। आप ग्राफ बनाती, ये कौन सा ग्राफ आपने गिरा दिया ऐसे, है ना, तो आपने ठीक है यहाँ से जाते हो आप FE पर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आएगा और ऐसी तरह इस तरह की बेंड होगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल ऐसे वर्टिकल ग्राफ नहीं कर सकते हो, इसको सही करना आप। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी करो, बार बार पूछ रहा है ये, है ना, इधर का लिखना आप लोग, इधर का लिखना छोड़ दिया आपने, ऊपर क्या है, ऊपर किसका वेरिएशन है, इधर किसका वेरिएशन, ये भी छोड़ दिया आपने। इधर क्या होगा तुम्हारा, बोलो जी, जब एक्सिस बनाते हो तो इधर आपका क्या होगा, मास नंबर होगा, इधर क्या होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान देना आप लोग क्योंकि इसको आप लोग अक्सर छोड़ देते हो, किसके बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया है, पूरा नंबर आपका कट जाता है, तो इस बात का ध्यान देना। ठीक है बेटा जी, इस ग्राफ के बारे में फोकस करना, इसको अच्छे से बनाना बुक में देख करके। ठीक, अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, राइट एक्सप्लेन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है ना, तो अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में क्या है, करंट आई फ्लो करे, बिल्कुल सही लिखा बच्चे ने, स्टेटमेंट भी सही लिखा, नो प्रॉब्लम। लेट्स इसके बारे में लिखा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उसने एम्पीरियन लूप बनाया, यहाँ पर क्या एलिमेंट आपने कट किया, DL और B के बीच का एंगल आपका 0 है, अकॉर्डिंग टू B एंड DL एंगल भी ठीक है, वेरी वेरी गुड। सर्किट लॉ से आपने इसको किया, ये किया, बिल्कुल सही किया आपने, रिजल्ट भी आपको सही लाया। ठीक है ना, बस आप यहाँ लिख देना कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सो नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें हाँ आपने कहा क्या बोला, ठीक, ये आपका आ गया कितना, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा तुम्हारा 2πr, बिल्कुल इसका बिल्कुल आपने सही लिखा है, ऐसे भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है ना, स्टेटमेंट को बताओ लॉ क्या है, फिर उसका जो है डायग्राम बनाओ, उसके बाद क्या है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, यहाँ आपका रिजल्ट आ जाएगा। गुड, वेरी गुड, आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है बेटा जी,
अब इस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन कर दिया है, अभी इसको नहीं किया है, देखते हैं, अगर नहीं किया होगा तो मैं करूँगा एक्सप्लेन। विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ रूल ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा जी, आपने लिखा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है, ये दिस इज द रेशियो, ये भी ठीक है, आपका गैल्वेनोमीटर लगा, ठीक है, और आपका बैलेंस कंडीशन लिखा है, बिल्कुल राइट लिखा है। डायग्राम आपने बनाया, बैटरी आपने यहाँ दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया, ठीक है, अच्छा यहाँ बनाया बैटरी, ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन, ये भी बैटरी आपने भी लगाया, नो प्रॉब्लम। इधर से करंट निकाला आपने I1, इधर से I1 ठीक है, देखो लूप बनाया इसने, एक क्लॉकवाइज इधर भी है क्लॉकवाइज, तो ये आपने वोल्टेज ला अप्लाई किया है हमारा KVL, क्योंकि लूप बनाते हो, क्लोज लूप में क्या लगता है तुम्हारा वो वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। तो इसमें इसने लगाया, ये भी सही इसका है, ये भी इसका सही है, ठीक है, यहाँ बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है ना। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, P/Q आ गया राइट, ठीक है बेटा जी। आई थिंक ये बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। आप डायग्राम बनाओ, बिल्कुल प्रॉपर दिया है, स्टेटमेंट कंडीशन साथ में, फिर डायग्राम बनाया, फिर उसका जो KVL लॉ लगा दिया। हालांकि आप KCL से भी कर सकते हो, क्योंकि इसने बताया नहीं KVL से करना KCL से करना, जो आपको आता है आप करिए उसको, और ये ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, ठीक। आपका ये दिस इज द बैलेंस कंडीशन, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पर क्या है, देखो इस बच्चे ने अब किया जा करके डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। इसमें कौन सा लॉ लगाना होगा, बायो-सेवर्ट लॉ लगा के इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है बेटा जी। तो आपने कंसीडर, ठीक है, इसको लिखा, डायग्राम इसने बिल्कुल सही बनाया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें करंट फ्लो करा दिया है ना। ये सर्कुलर कॉइल आपका सेंटर पर निकालना, कितना डिस्टेंस आपने R लिया, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो इसने दिखाया भी है, जो आपने DL एलिमेंट लिया है ना, DL एलिमेंट लिया है, और जो आपका क्या बोलते हैं कि ये आपका जो DL एलिमेंट आपने कट किया है, और ये जो आपका R है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना ना, यहाँ पर निकालना है, इसको R ले लेंगे, कितना एंगल बना आपका 90 डिग्री बना। तो बिल्कुल बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि μ0I/4π, ठीक है ना, DL sin θ/r², थीटा कितना पर है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री दिया है, ये भी बिल्कुल सही किया, यहाँ पर इसने इंटीग्रेट किया है ना बेटा जी। और अगर इन्होंने इंटीग्रेट किया है, कंप्लीट इंटीग्रेशन इन्होंने कर दिया, ठीक है बेटा जी। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कहाँ होगा, 0 to 2πr होगा ना बेटा जी, यहाँ का होगा 0 to 2πr, ठीक है। ये इंटीग्रेट के यहाँ किया और आंसर आपका बिल्कुल सही आया, ठीक है ना। ये प्रॉपर तरीके से आपको इसी तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है, और बच्चे ने अच्छा किया है, ठीक है ना, यहाँ इसका रिजल्ट आया, ठीक। अब इसने क्या किया है, अगला क्वेश्चन आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर हाउ डज जंक्शन फॉर्म्ड एंड डिस्कस द वर्किंग ऑफ जंक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ अ फंक्शन ऑफ डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। क्या इसमें दिया है, फुल की हाफ वेव रेक्टिफायर दिया हुआ, ठीक है। तो ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में लिखा क्या है, ठीक है ना, PN जंक्शन, ठीक है बेटा जी। इसके बाद इसने लिखा कि लेटेस्ट कंसीडर, इसके बारे में पूरा का पूरा, और कंडीशन भी लिखा है। देखो यहाँ पर डायोड, एक फर्स्ट डायोड इसने बनाया, और अगर इसने पहली डायोड बनाया, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल दिया है कि नहीं बेटा जी। यहाँ पर इसने AC इनपुट दिया हुआ है, ठीक है बेटा जी। बस डायग्राम को आपको यहाँ पर बनाना होगा ऐसे कि आपने जब इसको क्या दिया, इनपुट AC दिया आपने, तो आपको यहाँ दिखाना होगा, इधर क्या आपका होगा, टाइम होगा, इधर आपका मान लो वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है बेटा जी। और यहाँ पर आप क्या लेते हो, आपको यहाँ पर आपका आउटपुट वोल्टेज है, उस आउटपुट वोल्टेज को प्रॉपरली यहाँ पर दिखाओ इस तरीके से। ये टाइम आपका T है ना, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, और इसमें क्या होगा, सिर्फ हाफ साइकिल ही क्या होती है, रेक्टिफाई होकर आपको मिलती है, और हाफ साइकिल जो है कट जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपका डायोड क्या बिहेव करता है, एज ए रिवर्स बायस, ठीक है। इसके बारे में लिखा है, गुड, डायग्राम सही है, बस इसको इनपुट आउटपुट दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा जी। ये बात ठीक है, आपने लिख दिया इसके बारे में, ठीक है बेटा जी। बच्चे का अगला क्वेश्चन था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिया है, एनर्जी लिया आपका। डायग्राम अगर थोड़ा सा बनाना है तो बना के आप दिखा सकते हो ऐसे कि मेटल है, इसका कितना वर्क फंक्शन है, मान लो फाई है, यहाँ से क्या है, यहाँ से फोटोन आगे गिरेगा यहाँ पर, है ना, hν का फोटोन आगे गिरता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या लिया आपने, 1/2 mv², mv मैक्स का स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। फिर इसमें आप इसको दिखा सकते हो, बिल्कुल गुड लिखा बच्चा, अच्छा लिखा। देखो 1/2 mv² क्या आ गया, hν माइनस μ0, ठीक है बेटा जी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे ने नहीं किया है, वायर हैज रेजिस्टेंस, तो मैं करा देता हूँ।
एयर वायर हैज रेजिस्टेंस 10.5 ओम एट 21 डिग्री सेल्सियस एंड 16.4 ओम एट 147 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको अल्फ़ा की निकालनी है वैल्यू, ठीक है ना। तो आप बताइए पहले आपका R1 कितना है, वो 10.5 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका R2 बोलो कितना है बेटा जी, वो आपको दिया हुआ कितना 16.4 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। R1 भी दिया है, R2। इसका क्या टेम्परेचर है बोलो जी, इसका टेम्परेचर आपका T1 है, क्या दिया हुआ है 21 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या टेम्परेचर है T2 है, क्या दिया हुआ है 147 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब आप अल्फ़ा का फार्मूला बता सकते हो आप कैसे, रेशियो निकाल करके। आपको पता है R1 इक्वल टू, मैंने कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पर उसका क्या है अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो दोनों ही मटेरियल तो आपका एक ही है, टेम्परेचर आपका अलग अलग है। एक का T1 क्या 21 पे कितना रेजिस्टेंस आपको R1 दिखा रहा है, 22 पे क्या रेजिस्टेंस है R2 दिखा रहा है, और इनिशियल जो रेजिस्टेंस है दोनों के लिए क्या होगा तुम्हारा सेम होगा, ठीक है बेटा जी। तो अल्फ़ा की क्या होगी वैल्यू बोलो जी, R2 माइनस R1 अपॉन, ठीक है ना, R1 T2 माइनस T1, ये होता ना आपका रेजिस्टेंस का डिफरेंस अपॉन क्या होगा R इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर इसकी बात करें जाए सारी वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ जाएगा 16.4 माइनस 10.5 अपॉन क्या आएगा 10.5 ब्रैकेट में 147 माइनस 21, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.9 अपॉन 10.5 और इंटू 126, माइनस करने पे आएगा। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा बेटा जी 4.45 इंटू 10 टू पावर वाट -3 पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, याद रखना क्योंकि अल्फ़ा क्या आता है पर केल्विन में आता है, ठीक है बेटा जी। अच्छा इस बच्चे ने लिखा हुआ है इंट्रिंसिक और क्या है, क्या या डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके बारे में लिखा है क्या है इसमें, कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है बेटा जी। इसने सारे कंसेप्ट ठीक लिखे हैं, देखो इसने सॉल्व भी किया यहाँ पर, आई थिंक इस बच्चे ने इसको सॉल्व भी किया है, वेरी गुड। यहाँ तक आंसर वही निकाला जो मैंने आपसे मैं बोल रहा था, ठीक है, जो मैंने यहाँ किया है शायद इसने किया था, ठीक है ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन इसने किया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होता है करना कैसे होता है, ठीक है बेटा जी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ, देखो ध्यान देना। इस बच्चे ने किया होगा तो मैं 1 बाई 1 करके बता दूंगा। डायग्राम कहाँ कहाँ इसने मिस्टेक की उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने चेक कर दिया, आपका डायग्राम बन गया। अच्छा क्या इसमें है डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक बटा डिस्कस, इसने क्या है कि बायो से बटला तो आपको पता ही है, नहीं इसका डिस्कस किया। इसने क्या है, इसने सीधे किस पे आ गया, ये मैग्नेटिज्म पे आ गया है, डायामैग्नेटिक मटेरियल पे आ गया है। डायग्राम आपने बिल्कुल नहीं बनाया है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक डायग्राम के साथ पहले डिफाइन करो, डायग्राम दो, साथ में क्या दो एग्जाम्पल दो, याद रखना इस बात को, अदरवाइज नंबर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है बेटा जी। तो इस बात को समझना, ठीक है ना। तो ये भी दिया, ठीक है, ये भी दिया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है बेटा जी। डायग्राम आपने नहीं बनाया है जिससे कि नंबर आपके कटेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी आपने डायग्राम नहीं बनाया है, आपने एग्जाम्पल दिया है, उसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो आपको 3 या 4 नंबर इसमें मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। डायग्राम प्रॉपर बनाओगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपने लिया है टेलीस्कोप के बारे में। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये भी ठीक है। कंसिस्ट आप देखो डायग्राम पे आते हैं, हाँ डायग्राम में मिस्टेक आपने कहाँ की, देखो बेटा जी डायग्राम में आपने दिखाया ही नहीं है कि लाइट कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। बोलो बच्चा जी, यहाँ से लाइट आएगी, इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ से क्या इसमें ये जो है रिफ्रैक्ट होकर लाइट यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ से 2 लाइट रे निकालो, एक लाइट रे कहाँ जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ये बिल्कुल इसके सेंटर से पास होती है, बाहर निकल रही है, ठीक है ना। और दूसरी लाइट को आपने बिल्कुल निकाला है, पैरेलल निकाला, दिखाओगे इस तरीके से ये लाइट इसकी जा रही है। बोल बच्चा जी यस आर नो। इसके बाद क्या है, ये लाइट जाकर यहाँ पर इंटरसेक्ट करी तो आपकी बन रही तुम्हारी फाइनल इमेज बन रही है। तो डायग्राम पे आपको फोकस करना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। डायग्राम में हर चीज़ आपकी इंडिकेट होनी चाहिए, इमेज कहाँ बनी हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इंसिडेंट लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज का फॉर्मेशन सब आपको दिखाना होगा, तब जा कर के, क्योंकि डायग्राम ही आपका 1 से लेकर के 1.5 नंबर तक 1.5 मार्क्स तक डायग्राम ही कैरी करता है, इसलिए इस पर फोकस करो, वरना नंबर आपका
कम होगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने देखो इधर लिखा है सब आपने बीटा अपॉन ऑफ वेरी गुड दिस लिखा है tan अल्फा बना करके। देखो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सब किया आप लोगों ने, बिल्कुल इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, लास्ट में आप रिजल्ट निकाले हो, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो आपको डायग्राम पे ही फोकस करना है जिससे कि आपको नंबर आपका कहीं कटने ना पाए। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब आपका आ गया किस पे आ गया जी, ट्रांसफार्मर पे आ गया। इट इज़ डिवाइस विच चेंजेस द वोल्टेज। क्या वोल्टेज, क्या वोल्टेज लिख दिया आपने। अब आप यही दिक्कत होती है ना, क्या होता है, कौन सा वोल्टेज होता है, वो AC वोल्टेज होता है, क्योंकि DC थोड़ी यूज करते हो ट्रांसफार्मर में। ठीक है ना, AC वोल्टेजेस। यहाँ पर छोटी छोटी गलती करोगे नंबर पूरा काट देगा वो। ठीक है ना, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान देना, कौन सा वोल्टेज आपका है, AC वोल्टेज को चेंज करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, देयर आर 2 टाइप, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर आपने इस तरीके से को बनाया। डायग्राम बेटा आपका बिल्कुल सही नहीं है, डायग्राम पे आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ डायग्राम पे फोकस करो, है ना। डायग्राम पे आपको फोकस करना होगा। आपको क्या करना है, देखो एक क्या बनानी है, एक कोर बनाना है। ठीक है ना, जिसमें आपका फ्लक्स लिंक होगा। मैं यहाँ बनाता हूँ, ध्यान से देना। तो ये आपका देखो इस तरीके से ऐसे आपका एक कोर बनेगा, ऐसे। इसमें क्या करोगे आप, इसमें इनपुट यहाँ से यहाँ पर कॉइल आप क्या करोगे, कॉइल की वाइंडिंग करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दोगे, इसको आप इनपुट दोगे। और इनपुट कैसा होगा, AC इनपुट होगा। कैसा इनपुट होगा तुम्हारा, AC इनपुट होगा। और फिर आउटपुट आप यहाँ से इस कॉइल से आप क्या निकाल लोगे, यहाँ आप आउटपुट निकालोगे, यहाँ पर AC आउटपुट आएगा। तो इसमें जो करंट जाएगी वो इनपुट करंट होगी, है ना। इसको IP मान लो, और वोल्टेज क्या मान लो तुम, VP मान लो। ठीक है ना, जो भी आप नोटेशन चाहो ले सकते हो, लेकिन आपको डायग्राम प्रॉपर तरीके से दिखानी पड़ेगी। जब क्या है, ये आपका क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये आपका प्राइमरी कॉइल है, आपका सेकेंडरी कॉइल है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ले लो, कितना नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें मान लो कि भाई इसमें NP नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें NS नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ दिखाओगे तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। आउटपुट इनपुट प्रॉपर दिखाना होगा। फिर इसमें से क्या होगा, इसमें से यहाँ फ्लक्स लिंक होगा, वो फ्लक्स लिंक होकर किसके साथ जुड़ेगा, जो हमें आउटपुट में जाके मिलेगा। बोल बच्चा जी, क्योंकि इसमें वेरिएबल करंट होगी, तो इसके साथ क्या होगा, वो लिंक होगा, है ना। और वो हमें जाके ऐसे मिलता है, आउटपुट पे हमें V आउटपुट मिलता है। ठीक है बेटा जी, इस चीज़ का ध्यान देना, वरना आपसे मिस्टेक होनी है, नंबर कटना आपका है। ठीक है बेटा जी, डायग्राम पे फोकस करो। और आपने सही किया है, NS किया है, ठीक है, IS और IP ठीक है, ES और EP सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज अगर प्राइमरी को है, NS अपॉन NP ठीक है। आई थिंक IP में लिखा, ठीक है बेटा जी। ये भी ट्रांसफार्मर रेशियो भी निकाला, ठीक है, सही किया आपने। यहाँ भी तक भी आपने बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, एफिशिएंसी भी आपने पॉइंट आउट कर दी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेस सही लिखा, डायग्राम पे आपको फोकस करना है। ठीक है बेटा जी। अब अगला कंसेप्ट आपका ये आ गया, देखो ध्यान से, क्या है कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न के बारे में आपने पॉइंट आउट किया। यहाँ पर देखो बिल्कुल डायग्राम आपको बनाना है, बिल्कुल सही लिखा डायग्राम। आपको स्टेटमेंट के साथ साथ आपको ये रिएक्शन भी देने हैं, बच्चे ने रिएक्शन भी दिया हुआ। ठीक है बेटा जी, याद रखना। ठीक है ना, अब इंट्रिंसिक के बारे में मैंने चेक ही कर दिया है, आई थिंक हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप चीज़ों को डिस्कस करोगे 1 बाय 1 करके। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे, आपका ट्रांसफार्मर हो गया और सारे क्वेश्चन किए हैं, जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा तहाँ मेरे से पूछना। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप डाल देना, मैं उसकी उस प्रॉपर जो टॉपिक की मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं सर इसमें हमें डाउट है तो। ठीक है बेटा जी, आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ छूट रही है, कौन कौन सी चीज़ हमें पॉइंट आउट करना है। इस बात का ख्याल रखना। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।